नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होगे। सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएं फटाफट से। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया हो सब लोग। दीपा मौर्य जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे भाइयों को, गुड आफ्टरनून सारे शेरों को, गुड आफ्टरनून। सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर चर्चाएं आगे बढ़ने का समय है। और आपको पता है 262 तक हमने कल बात कर ली थी। आर्टिकल 262 एक बार से थम्स अप जरूर कर दीजिएगा सारे साथी। जी हाँ सर, 262 तक बात हो गई थी। बिना समय बर्बाद किए, बिना समय बर्बाद किए जो हम विधायी संबंध देख रहे हैं, जो हम एग्जीक्यूटिव रिलेशन देख रहे हैं, कार्यपालिका या प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, उनमें आर्टिकल 263 की ओर मैं बढ़ चुका हूं। ठीक है, आपको पता है ये लास्ट था, ये लास्ट आर्टिकल होता था। 262 तक की बात हो गई थी। एक बार से थम्स अप जरूर कीजिएगा। 262 तक की बात हो गई थी। गुड इवनिंग राशीष, प्रदीप, अतुल भाई, अजय, सीटू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है मामला, समझ में आती है पॉलिटी अब। अनन्या राव, देवराज, अच्छा इंद्र भाई हैं क्या आप? भाई बरसात बरसात करवाओ भाई, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, तो आर्टिकल राधा गुप्ता जी, मीनाक्षी करदम, सारे साथियों को बेहद प्यार भरा नमस्कार है। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत अच्छे। तो आर्टिकल 263 पर चर्चाएं अपनी चलेंगी आज। एक बार से थम्स अप जरूर कर दीजिए कि 262 हो गया है ना। कल मैंने क्लास वहीं एंड की थी ना। आपको बताया था नदी बोर्ड, आपको बताया था। हाँ, टीटू राजपूत सर जी, मूल विधि कब से पढ़ाओगे? परेशान ना हो, मूल विधि शुरुआत हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये टेंशन तो मेरी है। आप बस पढ़िए। क्या आपको आनंद नहीं आ रहा है? बस आनंद आना चाहिए। आनंद नहीं आएगा तो बात खराब है। ये परेशानी आपकी नहीं है कि मूल विधि कब होगा, वो परेशानी मेरी है, वो टेंशन मेरा है। आपका बस इतना काम है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ते रह रहे हैं कि नहीं पढ़ते जा रहे हैं। अन्नू जी, चलिए बहुत बढ़िया। यानी 262 तक की बात हो गई है। आइए 263 क्या कहता है बच्चे, इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। लोग इसे इस नाम से जानते हैं, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। सुने जरूर होगे इसके बारे में, अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य जो बच्चे, जैसे मान लीजिए एमपी है। अब एमपी का कोई विवाद हो गया यूपी से, एमपी का कोई विवाद हो गया यूपी से, बस जल वाला विवाद बीच में मत लाना। जल वाला विवाद बीच में मत लाना। क्यों नहीं लाना है? ठीक है, क्यों नहीं लाना है जल वाला विवाद? क्योंकि जल वाला विवाद आपको पता है कि वो संसद सॉल्व करती थी। संसद उसके लिए नदी बोध बनाया। उसके लिए आपको पता है कि आपस में जो एक अधिकरण बनाया, ट्रिब्यूनल बनाया। क्लियर? बस नदी विवाद को छोड़ के बाकी जितने ही विवाद हो, जैसे मान लो केंद्र सरकार से एमपी को फंडिंग ज्यादा आ रही है, यूपी को कम आ रही है, या मान लीजिए कोई सड़क को लेकर के विवाद है, या मान लीजिए कोई टैक्स को लेकर के विवाद है, कोई सा भी विवाद हो, बस नदी का पानी का विवाद बीच में नहीं आना चाहिए। क्लियर? उसके लिए आर्टिकल 262 था। बाकी कोई भी विवाद हो, अब एमपी का यूपी से विवाद हो गया, यूपी का मान लो राजस्थान से विवाद हो गया, या हो सकता है यूपी का विवाद हो गया केंद्र सरकार से। किससे हो गया? केंद्र सरकार से विवाद हो गया, सेंट्रल से विवाद हो गया। अब सेंटर से भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में दीदी की सरकार है, जीजी की सरकार है, ममता बनर्जी की। और वेस्ट बंगाल की सरकार का आए दिन कोई ना कोई विवाद चलता है केंद्र सरकार से, तो चलता है कि नहीं? तो बच्चे, ये जो विवाद आते हैं, इनकी वजह से विकास में रोड़ा होता है, विकास में अवरोध आता है, डेवलपमेंट में रुकावट आती है। अब इन रुकावटों को अगर आपको दूर करना है,
ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद। तो अंतरराज्यीय परिषद बेटा इन विवादों का निपटारा करती है, लेकिन आपके संविधान में इसे ऐसे नहीं लिखा गया, बड़े तरीके से लिखा है। ठीक है, क्योंकि हम तरीके वाली पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको तरीके से ही चीजें बताऊंगा, तरीके से। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 263 में राज्यों के बीच समन्वय, राज्यों के बीच, राज्यों के बीच समन्वय। समन्वय समझते हैं आप? समन्वय समझते हैं आप? राज्यों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एमंग स्टेट, कोऑर्डिनेशन एमंग स्टेट, कोऑर्डिनेशन एमंग स्टेट। कि दो राज्यों का विवाद हो गया, तीन राज्यों का विवाद हो गया, या राज्यों का केंद्रों से विवाद हो गया, उसकी बात करती है कि आपस में बातचीत कैसे बने, आपस में राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बने। क्योंकि अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जैसे कुमार सर हैं, अब कुमार सर पूरे कुमार एंटरटेनमेंट के हेड हैं, हम लोग उनके अंडर में रह करके भले ही हम लोगों को वो भाईचारे जैसा मानते हैं, ठीक है, बड़ी ही रेस्पेक्ट देते हैं सभी लोगों को, चाहे वो स्टाफ नीचे से नीचे पद पर क्यों ना हो, छोटी सी पोस्ट पर क्यों ना हो, उसे भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। तो क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। जब आपस में बातचीत बनी रहेगी तो चीजें स्मूथली रन करती हैं, चीजें स्मूथली रन करती हैं। सर ये आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में क्या डिफरेंट है? बच्चे आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 1 है वो तो बस इतना कहता है कि इंडिया डेट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों से बना हुआ एक यूनियन होगा। यूनियन का मतलब जो कभी टूट नहीं सकता, जो यूनियन कभी टूट नहीं सकता। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखना, ये बात आप याद रखना। तो राज्यों के बीच समन्वय की बात हो रही है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एमंग स्टेट। अब इसके लिए लिखा क्या है? अब इसके लिए लिखा क्या है? तो बच्चे यहां एक लाइन मेंशन है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को, यदि किसी समय, यदि किसी समय राष्ट्रपति को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यदि किसी समय राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत होता है का मतलब इन द सेंस उसे फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से, कि ऐसी परिषद की स्थापना से, कि ऐसी परिषद की, ऐसी परिषद की स्थापना से, ऐसी परिषद की स्थापना से, स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी। ठीक है भाई, ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, लोकहित की, लोकहित की सिद्धि, सिद्धि माने प्राप्ति, सिद्धि का मतलब होता है प्राप्ति, सिद्धि का मतलब होता है प्राप्ति होगी, लोकहित की सिद्धि होगी। ठीक है भाई, लोकहित ना समझ में आ रहा हो, लोक माने होता है जनता, भारत की जनता। अब मान लो कि यूपी का राज्य अगर एमपी से लड़ने लगेगा तो दोनों राज्यों की जनता पे ही तो प्रभाव पड़ेगा, दोनों राज्य के विकास में ही तो रुकावट आएगी, दोनों स्टेट का डेवलपमेंट रुकेगा। जी हाँ सर। तो बच्चे यही बात यहां पर मेंशन है। तब प्रेसिडेंट, तब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बोले तो प्राइम मिनिस्टर, एक एक लाइन कीमती है बच्चे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में एक अंतरराज्यीय परिषद, एक अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद बोले तो इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं मेरे बाबू इसे इंग्लिश में, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल,
इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं, का गठन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये है आपका आर्टिकल 263। अभी इसके बारे में डिटेलिंग थोड़ी खोलूंगा, लेकिन फिर समझा रहा हूं क्या लिखा है कि भैया जब प्रेसिडेंट को ऐसा फील हो जाए कि एक ऐसी परिषद, परिषद यानी लोगों की टीम, लोगों की टीम बननी चाहिए, किसके हित में? पब्लिक के हित में, लोक हित में, ठीक है। तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एक टीम बनाएंगे, एक परिषद बनाएंगे, किसकी अध्यक्षता में? प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, जिसका नाम होगा अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। यानी आपसे प्रश्न पूछे इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल में है, अंतरराज्यीय परिषद किस आर्टिकल में है, तो आप क्या आंसर करेंगे? सर 263 में है, 263 में है। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है, फॉर्मेशन कौन करता है, कौन इसका संचालन वगैरह देखता है? तो कौन करता है मेरे साथी? प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, ठीक। इसका हेड कौन होता है? ऑलवेज। इसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑलवेज प्रधानमंत्री होता है। कहें इन लाइनों में कोई दिक्कत समस्या परेशानी है मेरे किसी भाई को? कोई दिक्कत समस्या परेशानी है? कमलेश यादव सर, आज हम शुरू से देखते देखते आज हम लाइव क्लास देख रहे हैं। अच्छा, आपने पहले की क्लासें देख ली हैं? बहुत अच्छे। महेंद्र कुमार यादव आए हैं। सर आई एम न्यू, स्वागत है आपका, बहुत तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है मेरी क्लास की कि बच्चे, मेरी क्लास को, अगर लाइव क्लास को आपको समझना है, अगर आपको लाइव क्लास को समझना है, तो कृपया आपकी जो क्लासेस हो चुकी हैं उन्हें जरूर देख लेना। क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाता हूं कि पार्ट 1 हो गया फिर पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, नागरिकता, पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 पढ़ा रहा हूँ, डीपीएसपी। तो अगर आपने पिछली क्लासेस ना भी देखी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन टॉपिकों का लिंक नहीं है। लेकिन मैं जो चल रहा हूँ वो एक फ्लो में चल रहा हूँ, और उस फ्लो में सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होकर के जा रही हैं। तो आपने अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी ना बाबू मेरे, तो आपको नई क्लास में दिक्कत आएगी, ठीक है। बताइए, इतना हो गया? शरीफ भाई क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन बीच बीच में ब्लर कर जाता है, मुझे भी पता है, बीच बीच में ब्लर कर जाता है, ये मुझे भी पता है। बताएं, इतना हो गया? जल्दी से बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे कि इसके काम वगैरह क्या है। आइए, इंटर स्टेट काउंसिल के काम वगैरह क्या है। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है। अब इस अंतरराज्यीय परिषद का काम क्या होता है, काम क्या होता है, ठीक है। इस अंतरराज्यीय परिषद का अगर आप वर्क देखें तो बिल्कुल सामान्य है, वही कि भाई राज्यों के बीच विवादों का समाधान और उन पर सलाह देना। चलिए, एक दो खास लिखाई देते हैं आपके लिए। वर्क, कार्य, काम क्या हो जाएगा? कार्य होता है राज्यों के बीच, राज्यों के बीच, राज्यों के बीच विवादों का समाधान, विवादों का, विवादों का समाधान यानी कि सॉल्यूशन, जो डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व करना, समाधान, तथा उन पर सलाह देना, तथा उन पर, तथा उन पर, तथा उन पर सलाह देना, तथा उन पर सलाह देना। बात क्लियर है? तथा उन पर सलाह देना। और एक पॉइंट ब्रैकेट में लिख लेना खास, कौन से विवादों को छोड़कर? नदी विवाद को छोड़कर, क्योंकि नदी विवाद, नदी विवाद जो है भैया, इनको संसद देखती है, उसी को पावर है, और उसने नदी बोर्ड बना रखा है, उसने अधिकरण बनवा रखा है, उसने आपके लिए ट्रिब्यूनल बना रखा है, ठीक। ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन देगा वो आपको मानना ही पड़ेगा, वो बाध्यकारी था आपके ऊपर, क्लियर। और क्या काम है इसका? तो राज्यों के बीच,
राज्यों के बीच आपसी समन्वय और विकास को बढ़ाना। ठीक है, राज्यों के बीच आपसी समन्वय, आपसी समन्वय, समन्वय समझते हैं? समन्वय मैंने शुरुआत में ही बताया, कोऑर्डिनेशन, बातचीत, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, आपसी समन्वय और विकास को बढ़ाना, और विकास को बढ़ाना, आपसी समन्वय और विकास को बढ़ाना। इसके अलावा एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सर उनको उनके अच्छे संबंधों की सिफारिश करना, राज्यों के बीच अच्छे संबंधों की सिफारिश, राज्यों के बीच अच्छे संबंधों की सिफारिश, अच्छे संबंधों की भाईचारे की भावना, अच्छे संबंधों की सिफारिश, अच्छे संबंधों की सिफारिश। तो कुल मिलाकर के ये जो काम करती है, ये इसके लिए करती है कि भाई जो भी डिस्प्यूट है, चाहे वो राज्य के हों, चाहे वो राज्य का केंद्र से हो, ठीक, दो या दो से ज्यादा राज्य के हों, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करवाए, बातचीत करवाए, जिससे कि प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, प्रॉपर विकास हो सके। ठीक है ना? तो आपस में समझौते, समाधान, उनको सलाह देना, ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, उनके रिलेशन अच्छे बनवाना, ये सबके लिए काम करती है। और एक खास बात मैंने आपसे बोली थी कि भैया इसका जो फॉर्मेशन होगा वो कौन करेंगे, फॉर्मेशन कौन करेंगे? तो आपने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा, फॉर्मेशन यानी कि गठन। इसका गठन कौन करते हैं? तो सर प्रेसिडेंट साहब करते हैं, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी करते हैं। और इसका जो ऑलवेज जो आपका हेड रहता है, जो इसका अध्यक्ष रहता है, चेयरपर्सन रहता है, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन बोले तो हेड, वो हेड हमेशा कौन रहेंगे? वो अध्यक्ष हमेशा कौन रहेंगे? जो भी भारत के क्या बनेंगे, जो भी भारत के क्या बनेंगे? सर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो इस इंटर स्टेट काउंसिल के क्या बनते हैं? हेड बनते हैं। अब एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर आर्टिकल में कहीं एबीसी होता है, कहीं 1 2 3, इसमें क्या डिफरेंस है? जो कैपिटल एबीसी होते हैं वो जोड़े गए पॉइंट होते हैं, तनवीर। ठीक है? और जो आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके बड़े बुजुर्गों ने बना करके दिया, वो नंबरिंग पे बना हुआ है। जितने भी कैपिटल एबीसीडी वाले पॉइंट हैं वो जोड़े गए होते हैं, यानी कि अमेंडमेंट से। ठीक है, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। ठीक, चलिए, तो बच्चे अध्यक्ष की बात हो गई जी। हाँ, अब एक खास क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर दीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है? आप में से कितने लोगों ने पहले भी इसे पढ़ा है? केवल वही यस बोलेंगे, केवल वही यस बोलेंगे। कितने लोगों ने इसे पहले भी पढ़ा हुआ है? इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पहले भी आप लोग जानते थे? बोले। जल्दी से, कितने लोगों ने इसके बारे में पहले भी जानकारी ली है? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा छोटा सा। बोलिए बोलिए, नींद में तो नहीं आ गए? धर्मेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई, अच्छा अच्छा, आपने भी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, और क्वेश्चन ये है कि इंटर स्टेट काउंसिल, तनवीर भैया शुरुआत में ही बता दिया कि मूल विधि जो है शुरू हो जाएगी, परेशान ना हो। जब पॉलिटी, ये संविधान इस लायक हो जाएगा कि हम और कुछ चीजें भी आपके ऊपर लोड के तौर पे डाल सकते हैं, तो मैं उनका लोड भी डाल दूंगा। क्योंकि अभी साथ की साथ अगर लोड डाल दिया तो उस लोड के नीचे दब जाओगे आप। क्योंकि आप जानते हो ये पॉलिटी संविधान कोई आम तो नहीं चल रहा है, जैसा आप एसएससी वगैरह या रेलवे वगैरह में पढ़ लेते हो। ये उससे कहीं अलग है, ये उससे कहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं आपके ऊपर बीएनएस, बीएनएसएस और अन्य कानूनों का भी लोड डाल दूं, आप उस बोझ के तले दब जाएंगे। मुद्दा ये नहीं होता एक साथ कितना उठाया, मुद्दा ये होता है कि जितना उठा रहे हैं क्या हम पे उठ पा रहा है, जितना हम पढ़ रहे हैं क्या वो ईमानदारी से हम पढ़ पा रहे हैं।
क्योंकि पढ़ाएंगे तो हम सब चीज़, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप ईमानदारी से पढ़ पा रहे हैं या नहीं, ये मुद्दा होता है। अगर इसमें आप ईमानदार हैं, आप 1 नंबर चल रहे हैं। ठीक, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने पढ़ा है सर, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। बच्चे, संविधान हमारा कब आया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक, और ये आर्टिकल 263 है, ये आर्टिकल 263, कोई ABCD इसमें नहीं है। ABCD नहीं है, इसका मतलब है सर ये आर्टिकल उस संविधान में मौजूद होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए। जी सर बिल्कुल होगा। तो बेटा यहाँ पर ये पॉइंट शुरुआत से लिखा हुआ है, शुरुआत से। अब बहुत से टीचरों को नहीं पता होगी, आप खुद पूछ के देख लेना, कोई आपके आसपास टीचर पढ़ाते हो, लोकल्स में भी कोचिंगें चलती हैं, उनसे पूछना कि इंटर स्टेट काउंसिल कब बनी थी। वो पता है क्या आंसर देगा? इंटर स्टेट काउंसिल बेटा 263 में होती है, और 263 में संविधान में शुरुआत से मौजूद थी, यानी कि तभी से बन गई होगी, तभी से बन गई होगी। बेहद गलत है, बेहद गलत। इंटर स्टेट काउंसिल शुरुआत से नहीं बनी। संविधान ने जरूर कह रखा था कि भैया बना सकते हो, लेकिन कभी बनाई नहीं, कभी बनाई नहीं। सर क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? बेटा आप जानते हो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कौन सी है? आज आप देखते हैं कि बीजेपी है, आज आप देखते हैं कि बीजेपी है, लेकिन पहले कौन सी पार्टी थी? सर कांग्रेस थी। कांग्रेस पार्टी सेंट्रल में भी थी और कांग्रेस पार्टी राज्यों में भी थी। जब एक ही पार्टी सेंटर और स्टेट में होती है, क्या कभी उनके बीच में विवाद हो सकता है? क्या कभी उनके बीच में विवाद हो सकता है? क्या यूपी की योगी सरकार का केंद्र की मोदी सरकार से विवाद हो सकता है? क्या यूपी की योगी सरकार का मोदी जी की केंद्र सरकार से विवाद हो सकता है? बाप का बेटे से कैसे हो जाएगा बताओ? बेटा बाप के खिलाफ तो नहीं जाएगा, नहीं तो बाप थप्पड़ लगा के बाहर भगा देगा, चल निकल, हो गया तेरा काम। समझ में आया? तो कांग्रेस शुरुआत में जब देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो बहुत समय तक कांग्रेस ही केंद्र में रही, कांग्रेस ही राज्यों में रही, तो कोई विवाद पनपा ही नहीं। और जब विवाद नहीं पनपा, तो राष्ट्रपति को कभी ऐसा करने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। लेकिन आप जानते हैं समय का चक्र है, ये बदलता है, और समय बदला, समय बदला। राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां जीतने लगी, राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार आने लगी, कांग्रेस धीरे धीरे राज्यों से कम होने लगी। और जब केंद्र में अलग सरकार होगी, सेंट्रल में मान लो कांग्रेस बैठी है, सेंट्रल में मान लो कांग्रेस बैठी है, अब स्टेट में अलग पार्टी आ गई, स्टेट में अदर पार्टी आ गई किसी स्टेट में, तो भैया अब इनमें तो विवाद हो सकता है ना, अब इनमें तो विवाद हो सकता है, अब इनमें तो विवाद हो सकता है। जब केंद्र और राज्य में सेम पार्टी होती है, समान सरकार होती है, तब विवाद नहीं होता। विवाद पनपता ही तब है जब सेंट्रल में अलग पार्टी होगी, राज्यों में अलग पार्टी होगी, तभी विवाद पनपता है। तो शुरुआत में इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब राज्यों में से कांग्रेस गायब हुई, तो विवाद गायब बढ़ने लगे। राज्य सरकारों के, राज्यों के विवाद केंद्र से होने लगे, राज्य राज्य विवाद होने लगे, क्योंकि अलग राज्य में, दूसरे राज्य में दूसरी सरकार, दूसरे राज्य में दूसरी सरकार, तो आपस में भी ये भिड़ने लगे, केंद्र से भी भिड़ने लगे, तब जाकर के इसे बनाने की जरूरत पड़ी। यानी कि ये शुरुआत से नहीं बन गई थी। आप सोचे कि संविधान जब से आया तभी से बन गई होगी, तो बता रहा हूं मैं आपको पहली बार कब बनी, पहली बार गठन इसका कब हुआ था? फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन, फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन, इसका पहली बार गठन कब हुआ था? याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन, पहली बार गठन, पहली बार गठन, इसे पहली बार बनाने की जरूरत कब पड़ी? तो भैया ये बनी थी आपकी 1990 में, 1990। पहली बार गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और ब्रैकेट में ये भी लिख लेना कि किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो भैया किसकी सिफारिश पर हुआ था? RS सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, क्या नाम होता है इनका? RS सरकारिया, RS सरकारिया आयोग या समिति की सिफारिश पर। RS सरकारिया, केवल सरकारिया आयोग के नाम से आ जाता है ये पेपर में। रंजीत सिंह सरकारिया नाम था, रंजीत सिंह सरकारिया। RS सरकारिया समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर किया गया था? RS सरकारिया समिति की सिफारिश पर। अगर बेहद शानदार क्वेश्चन बनता है तो भैया इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन पहली बार
जो 1990 में किया गया वो कब किया गया, वो किसकी सिफारिश पर किया गया? तो सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, RS सरकारिया साहब थे ये, रणजीत सिंह सरकारिया। और ये समिति कब बनी थी? ये समिति बनी हुई थी बच्चे 1983 में। ये समिति बनाई थी भारत सरकार ने 1983 में। 1983 में ही इसने बोल दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल बना दो, इंटर स्टेट काउंसिल बना दो। लेकिन बनी कब? तो 1990 में बनी। सिफारिश तो 83 में ही दे दी थी इसने। ठीक है सर, स्टेट में डिस्प्यूट क्यों होते हैं? बेटा चाचा ताऊ में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? आपके पापा, आपके चाचा, आपके ताऊ में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? बताइए। सब चीज एक परिवार की तरह चल रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई दूसरा व्यक्ति बेईमानी ना करे मुझसे। जब चाचा पापा से बेईमानी करता है या ताऊ से पापा बेईमानी करते हैं तभी तो झगड़े पनपते हैं। जब मन में लोभ लालच आ जाता है तभी तो झगड़े पनपते हैं कि ये तेरा ये मेरा, नहीं इतना तेरा इतना मेरा, तभी तो झगड़े पनपते हैं। उसके साथ इतना क्यों, मेरे साथ इतना क्यों, तभी तो झगड़े पनपते हैं। यही चीज है। तो इतनी बात क्लियर है तो एक बार से थम्स अप कीजिए, तब मैं आपको इसमें मेंबर्स बताऊं, तब मैं आपको इसमें मेंबर बताऊं। ठीक है, जल्दी से। सरकारिया आयोग क्या बच्चे? ऐसी और भी समिति हैं जो समय समय पर बनी। ये समितियां केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए बनाई गई थी। इसके लिए केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए ये समितियां बनी थी समय समय पर। आपसे क्वेश्चन भी आता है, आपके एग्जामों में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी समिति या कौन सा आयोग कब बना था। तो कुछ एक जो खास है वो मैं आपको बताऊंगा, इसी टॉपिक के तुरंत बाद बताऊंगा, इसी आर्टिकल के तुरंत बाद बताऊंगा कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए कौन कौन सी समिति या कौन कौन से आयोग बने और कब कब बने। क्योंकि पेपर में कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाता है कि केंद्र राज्य संबंधों पर बनी हुई समिति का क्रमवार सीक्वेंस लगाइए, क्रमवार व्यवस्था बनाइए, यानी कि जो सबसे पहले बनी उसे पहले लगाओ, उसके बाद वाली को उसके बाद। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है। और किसने बनाई ये पूछ लेगा, कब बनी ये पूछ लेगा, सन पूछ लेगा, क्रम लगवा लेगा, यही पूछ सकता है। ठीक है सर, 1990 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। बच्चे राजीव गांधी जी की इस समय आपकी मृत्यु हो गई थी। पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई थी यहाँ पर, पीवी नरसिम्हा राव। 1983 क्या है शरीफ भाई? इसमें ये समिति बनी थी, मैंने आपसे कहा ना, RS सरकारिया समिति बनी थी 1983 में। और इसने तभी कह दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे विवाद आते ही रहेंगे, ऐसे विवाद आते ही रहेंगे। लेकिन बनी कब? 7 साल बाद, 7 साल बाद बनी। क्लियर है? क्लियर है? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटर स्टेट काउंसिल में मेंबर्स की मैं बात करता हूं। तो टोटल वोटल मेंबर तो यहां फिक्स नहीं है, लेकिन कौन कौन होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है बच्चे, अंतरराज्यीय परिषद की बात करें तो हम यहां देखने आए हैं इसमें मेंबर्स। मेंबर्स बोले तो सदस्य, मेंबर्स बोले तो सदस्य। तो देखिएगा सदस्य कौन कौन है भाई। इंटर स्टेट काउंसिल यानी भारत के अंदर की बात हो रही है, और भारत एक घर है। भारत एक क्या है? घर। और इस घर का मुखिया कौन है? इस घर का मुखिया यानी कि हेड, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन इसका कौन हो गया? सर प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए। ठीक है, अध्यक्ष कौन हो गया इंटर स्टेट काउंसिल का? सर प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर। कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा घर की बात हो रही है, घर की बात हो रही है तो कौन सा मंत्री यहां जरूर होगा? कौन सा मंत्री यहां जरूर होगा? सर होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्री। ये दो तो होंगे ही होंगे, ये दो तो मेरे बाबू होंगे ही होंगे। प्राइम मिनिस्टर होंगे, गृह मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर साहब। इसके अलावा और कौन कौन होते हैं देखिए।
5 होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, 5 होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, 5 होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर। मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो सारे मंत्री आ जाते हैं, मैं केवल टॉप लेवल वाले मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। जब आपको मंत्रिमंडल सरकार बताई थी तब मैंने कहा था मंत्रिमंडल सरकार यानी कैबिनेट, जो कैबिनेट का हिस्सा है, जिन पर पूरा का पूरा एक मंत्रालय होता है, जैसे रक्षा मंत्री है राजनाथ, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इस तरीके से 5 होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, 5 होंगे कैबिनेट मिनिस्टर। 5 कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक। 5 कौन होंगे साथी? कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और ये जो 5 कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, ये याद रखना पीएम द्वारा मनोनीत आएंगे। और अभी मत लिखो, अभी मैं एक बार और बता देता हूं। 5 होंगे आपके मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर और आ गए, 5 मिनिस्टर और आ गए। सर ये कौन से होंगे? ये कौन से होंगे बेटा? ये कैबिनेट के भी हो सकते हैं, ये कैबिनेट भी हो सकते हैं, ये राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 तरह के मंत्री होते हैं, पता है आपको। एक होते हैं मंत्रिमंडल जिन पे पूरा मंत्रालय होता है, एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी हो सकते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी हो सकते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज वाले भी हो सकते हैं, या फिर उप मंत्री जो नाम मात्र के मंत्री होते थे, मैंने आपको बताया था, या उप मंत्री भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा क्या है कि ये जो 5 आपने देखा, मुख्य मुद्दा क्या है कि ये जो 5 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये 5 आपके बाकी के जो अदर मिनिस्टर हैं, इन्हें कौन भैया कौन बताएगा कि कौन से मंत्री यहां आ सकते हैं, कौन से मंत्री यहां मेंबर बनेंगे? तो ये होते हैं पीएम द्वारा मनोनीत, पीएम द्वारा मनोनीत यानी कि पीएम द्वारा नॉमिनेटेड। प्रधानमंत्री साहब बताएंगे कि कौन से 5 कैबिनेट मिनिस्टर यहां बैठेंगे, कौन से 5 कैबिनेट मिनिस्टर यहां बैठेंगे, ये पीएम बताते हैं, ठीक है। या कौन से 5 अदर मिनिस्टर बैठेंगे, चाहे वो कैबिनेट से आए, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आए, चाहे वो उप मंत्री आए, ये कौन बताएंगे? ये पीएम साहब डिसाइड करेंगे, ठीक। इसके अलावा अब आ जाओ राज्यों पर, अब आ जाओ राज्यों पर। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के सीएम यहां पर होंगे, सभी राज्यों के सीएम यहां पर होंगे, ठीक। और राज्यों के अलावा क्या चीज होती है सर? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो भैया जिन यूटीज में विधानसभा है, जिन यूटीज में, यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जिन यूटीज में विधानसभा है, विधानसभा है, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ठीक, विधानसभा है, वहां के सीएम, वहां के सीएम। और सर जहां पे नहीं है, सर जहां पे नहीं है वहां का क्या होगा? जिन यूटीज में विधानसभा नहीं है, जिन यूटीज में, जिन यूटीज में विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, वहां के उपराज्यपाल या प्रशासक, वहां के उपराज्यपाल, जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं ना, गवर्नर, ऐसे ही यूटीज में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल या प्रशासक। वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल या प्रशासक, उपराज्यपाल या प्रशासक। आपसे अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ सकता है कौन यहाँ का मेंबर होता है, कौन नहीं होता, कौन यहाँ का मेंबर होता है या कौन नहीं होता। और एक और बेहतरीन पॉइंट लिखाऊंगा, अगर मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो बच्चे यहां मेंबर कौन बनेगा? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, अगर कोई राज्य ऐसा है कि जिस राज्य में प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगा है,
राष्ट्रपति शासन लगा है। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहां राज्य सरकार तो होगी नहीं, वो तो बर्खास्त हो गई। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहां राज्य सरकार तो होगी नहीं, वो तो खत्म हो गई। तो भैया सीएम होगा नहीं, लेकिन कौन होगा सर? राज्यपाल होगा। तो वहां का राज्यपाल, तो वहां का राज्यपाल। बच्चे ये होते हैं इसके मेंबर, ये होते हैं इसके मेंबर। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं कि इंटर स्टेट काउंसिल में मेंबर आपको दिखा है, चेयरपर्सन पीएम होंगे, होम मिनिस्टर होंगे ही होंगे, 10 मंत्री और होंगे जिनमें से 5 कैबिनेट के होंगे ही होंगे और 5 अदर वाले होंगे, ये कैबिनेट के हो भी सकते हैं, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हो भी सकते हैं, या फिर उप मंत्री हो भी सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं 5। सभी राज्यों के सीएम इसके मेंबर होंगे। जिन यूटीज में विधानसभा है तो वहां मुख्यमंत्री होता है, तो वहां का मुख्यमंत्री इसका मेंबर होगा। जिन यूटीज में विधानसभा नहीं है तो वहां उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो वो इसके मेंबर होंगे। और जिस राज्य में अगर बाई चांस कोई राज्य ऐसा है कि जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, अगर नहीं है तो सीएम आ जाएगा वहां से, ये तो लाइन यहां मेंशन है ही। लेकिन अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहां का राज्यपाल इसका मेंबर बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? बताएं, कोई दिक्कत समस्या इसमें? कोई दिक्कत समस्या इसमें बताइए, कोई भी दिक्कत समस्या? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो? ठीक, मेंबर की बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे। अब बच्चे इसका गठन कौन करता है, संचालन कौन करता है, ये आप सब जानते हैं कि इसका गठन संचालन सर सब कुछ किसके हाथ में? ये सब कुछ किसके हाथ में? गठन है, प्रक्रिया है, संचालन है, तो ये सब कौन करेगा? इसे बनाता कौन है? गठन हुई, इसकी प्रक्रिया हुई, या इसका संचालन, सब कुछ कौन करता है सर? ये काम कौन करेंगे? ये तो प्रेसिडेंट करेंगे सर। कौन करेंगे सर? ये तो राष्ट्रपति जी करेंगे, राष्ट्रपति जी। और एक बात और आपको खास बता देता हूं, एक बात और आपको खास बता देता हूं बेटा, जब आपको मैंने बताया था कि अगर नदी विवाद होता है तो नदी विवाद के लिए सब कुछ संसद देखेगी, आर्टिकल 362 ने बताया था। जी हाँ सर, संसद ने देखा और 2 कानून बनाए 1956 में, नदी बोर्ड बनवा दिया कि नदियों के लिए जो कुछ अच्छी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, राज्यों को जो लाभ पहुंचाए जा सकते हैं, उनके लिए नदी बोर्ड बना। फिर भी कोई विवाद आता है तो न्यायाधिकरण, अधिकरण, ट्रिब्यूनल बना, और उस ट्रिब्यूनल ने जो भी डिसीजन दिया, आर्टिकल 362 ने साफ कहा था कि आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि उस ट्रिब्यूनल का डिसीजन नदी विवाद को लेकर के अंतिम होगा और वो आपके ऊपर बाध्यकारी होगा, आपको मानना ही पड़ेगा, आप उसे मानने से मना नहीं कर सकते। क्लियर सर? उतीज क्या है? उतीज, अच्छा यूटीज, यूटीज का मतलब होता है बच्चे यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी आपको पहले भी तो बताया मैंने, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र या संघ शासित प्रदेश, जैसे आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, ठीक है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव है। ठीक, ये लोग क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब एक खास बात बता रहा हूं बेटा, नदी विवाद पर जो डिसीजन आता था वो संसद के द्वारा बनाए अधिकरण ने किया और वो बाध्यकारी था, वो मानना ही पड़ता था, वो अंतिम था, उसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, आर्टिकल 362 ने बोला था। लेकिन याद रखना, माइंड में सेट कर लेना, इंटर स्टेट काउंसिल एक सलाहकारी संस्था है, एक सलाहकारी संस्था है, ये कोई बाध्यकारी नहीं है, ये एक सलाहकारी संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है, ये केवल एडवाइस दे सकती है, यानी इसके जो डिसीजन होंगे वो एडवाइस की तरह होंगे। उन्हें ऐसा नहीं है कि आप मानो मानो ही मानो, आप उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो। अगर वो डिसीजन आपको पसंद नहीं आए हैं तो आप कहाँ भी जा सकते हो, आप कोर्ट भी जा सकते हो। मतलब इसके जो डिसीजन होंगे, इसके जो निर्णय होंगे वो क्या नहीं है? वो बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है? बाध्यकारी नहीं है। मतलब इसके डिसीजन के विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हो? निर्णय के विरुद्ध कोर्ट जा सकते हैं। निर्णय के विरुद्ध कहाँ जा सकते हैं? निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि जो नदी के जो विवाद थे, आप कोर्ट नहीं जा सकते। अधिकरण ने जो डिसीजन दे दिया वो दे दिया। बताओ, समझ में आया? आर्टिकल 263 समझ में आया? तो मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं। एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं। हो गया? डन है? चलिए, एक क्वेश्चन आपको यहां पर देना चाहता हूं। क्वेश्चन है, कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कौन सा या कौन से कथन समझते हैं? कथन यानी कि स्टेटमेंट। कथन यानी कि स्टेटमेंट। सही है यानी कि करेक्ट है। आपको करेक्ट वाले बताने हैं। कौन सा या कौन से कथन सही हैं? जैसे मान लो, एक कथन दिया है आपको। पहला कथन दिया है कि नदी बोर्ड अधिकरण, नदी बोर्ड या नदी जल विवाद अधिकरण, नदी जल विवाद अधिकरण, नदी जल विवाद अधिकरण एक सलाहकारी संस्था है, एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी संस्था है। कैसी संस्था है? एक सलाहकारी संस्था है। नदी जल अधिकरण एक कैसी संस्था है? सलाहकारी। और दूसरा है अंतरराज्यीय परिषद, जो अभी आपने आर्टिकल 263 में पढ़ी। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल एक बाध्यकारी बाध्यकारी संस्था है। बाध्यकारी संस्था है। बाध्यकारी संस्था है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है पहला केवल एक। कौन सा सही है? केवल एक। ऑप्शन बी है केवल दो। केवल दो। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है दोनों। और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, क्योंकि अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो चूकने की संभावना है ही नहीं। चूकने की संभावना है ही नहीं। चूकने की संभावना है ही नहीं। ठीक है? या क्वेश्चन में और ठीक से एक, या ऐसे लिखें, यहां थोड़ी सी एक करेक्शन कर लीजिएगा। बाध्यकारी संस्था की जगह ऐसे लिखें, अधिकरण का निर्णय सलाहकारी होता है। अब ज्यादा अच्छे से रहेगा। निर्णय सलाहकारी सलाहकारी होता है। सलाहकारी होता है। ठीक है भाई? नदी जल विवाद अधिकरण का निर्णय सलाहकारी होता है, और अंतरराज्यीय परिषद का निर्णय बाध्यकारी होता है। का निर्णय बाध्यकारी बाध्यकारी होता है। अब ज्यादा अच्छा है। अब बताइए, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। किसी भी भाई को लाइन लगा दी भाई, लाइन लगा दी, लेकिन रोहित भाई बीच में अपवाद स्वरूप लटक गए। सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बीच में एक भाई बार बार आ रहा है, रोहित भाई नाम है उनका, और रोहित भाई का कहना है बी। केवल दो सही है। बच्चे, कल मैंने बताया था आपको नदी जल विवाद अधिकरण, ठीक है, आर्टिकल 262। रागिनी देवी कह रही है केवल एक सही है। केवल एक। बेटा जरा दिमाग लगाओ। अभी भी मैंने इस क्वेश्चन को लिखने से पहले जिक्र किया था। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले जिक्र किया था। मैंने कहा था आर्टिकल 262 में जो नदी जल विवाद होते थे, नदी जल विवाद, उन नदी जल विवादों पर सारे के सारी पावर संसद की थी।
सारी पावर संसद की थी और संसद ने 2 एक्ट बनाए थे, नदी जल बोर्ड और नदी जल विवाद अधिकरण की विवादों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और वहां क्लियर लिखा हुआ था आर्टिकल 262 में कि आप कोर्ट नहीं जा सकते नदी जल विवादों के लिए, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट वगैरह किसी भी कोर्ट में नहीं। इसका मतलब था कि अगर नदी जल विवाद अधिकरण ने जो भी न्याय किया है, जो भी डिसीजन दिया है, वो लास्ट होता था। नदी जल विवाद का जो निर्णय था, नदी जल विवाद अधिकरण का जो निर्णय था, वो अंतिम था, वो लास्ट था और बाध्यकारी था। आपके पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप कोर्ट चले जाएं। ये अंतिम था, बाध्यकारी था, जबकि यहां सलाहकारी बोला गया, यानी पहला गलत है। क्या पढ़ रहे हैं फिर आप लोग? धर्मेंद्र भाई क्या पढ़ रहे हैं आप? ये तो अंतिम था, बाध्यकारी था, आप इसके अगेंस्ट कोर्ट जा ही नहीं सकते थे। लेकिन जो अंतरराज्यीय परिषद है, इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता, इसका निर्णय होता है सलाहकारी। आप इसके डिसीजन के अगेंस्ट कहां जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। जबकि यहां बाध्यकारी लिखा है, यानी कंपलसरी है, मानना ही पड़ेगा। गलत। आप कोर्ट जा सकते हैं इसके अगेंस्ट, आप कोर्ट जा सकते हैं इसके अगेंस्ट, यानी आपका आंसर रहने वाला है दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी क्लास को बड़े ही ध्यान पूर्वक अपनी इंद्रियों को खोलते हुए मेरी भाषा को, हो सकता है मेरी भाषा आपकी समझ में ना आती हो, वैसे भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं मैं, ठीक है ना, कोई भाषा शैली मेरी हो सकता है आपके पल्ले ना पड़ पाती हो, तो बड़ी ध्यान से सुना कीजिए। कोशिश मैं पूरी करता हूं कि हर एक बच्चा समझ पाए। फिर भी अगर ऐसी बातें करते हैं अब इतने इजी क्वेश्चन में, तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा मुझे बताइए, ठीक है? समझ में आई चीजें? समझ में आई चीजें? समझ में आई? ऐसी तो क्वेश्चन में घुमाएगा शरीफ भाई। अब एग्जामिनर ऐसी तो क्वेश्चन बनाएगा। एग्जामिनर वो क्वेश्चन उनके जमाने लग चुके हैं। आपका जिस लेवल के एग्जाम आप फाइट करने के लिए सोच रहे हैं ना, आपके एग्जामों का लेवल भाई यहाँ है। ये वो जीके जीएस नहीं है जो आप अन्य एग्जामों में आती है। उत्तराखंड में कहाँ से? मैं उत्तराखंड में, ये पिथौरागढ़ आपने सुन रखा होगा, यहीं से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर। चलिए, कल शुरुआत के 10 मिनट में मैं आपको केंद्र राज्य संबंधों पर जो समितियां, जो आयोग बने, वो बताऊंगा। 5-6 हैं गिनती के, वो 5-6 आयोग समितियां आपको बता दूंगा शुरुआत के 10 मिनट में। केवल इतना पूछा जाता है कि कौन सा आयोग, कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों पर कब बनी थी। एक तो सन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ये आपको ऑप्शन दे देगा 4 कि ये केंद्र राज्य संबंधों पर बनी हुई समिति आयोग हैं, इनको इनके बनने के क्रम में लगाओ। तो बनने का क्रम तभी लगेगा जब आपको सन पता होगी उनकी, ठीक है ना। बस यही 2 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी समिति या आयोग कब बना था और इनको क्रम में लगा दो, या कौन सी समिति या आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से रहा है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी समिति या आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों में सुधार से रहा है या नहीं रहा। तो आपको 5-6 हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत के 10 मिनट में बता दूंगा, ठीक। और कल ही वित्तीय आपके रिलेशन शुरू करूंगा। डीपीपी मैंने बनने डाल दिए हैं, डीपीपी मैंने बनने डाल दिए क्योंकि हमने विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध खत्म कर दिए। तो यहाँ तक की डीपीपी मैंने बनने डाल दिए, तो बन के आ जाएगी, डलवा दूंगा। डीपीपी के लिए परेशान ना हो, बस कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं। आप दुनिया के क्वेश्चन उड़ाते चले जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, दुनिया के क्वेश्चन उड़ाते चले जाओगे मेरे भाई, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। जिन जिन टॉपिकों में मैं कराता जा रहा हूँ ना, उन टॉपिकों के किसी से भी अपने नोट्स मैच करके देख लेना, जो भी कहीं भी पढ़ रहा हो, आपको अपने नोट्सों में अंतर महसूस हो जाएगा, आपको अपनी नॉलेज में अंतर महसूस हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।